हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग इकॉनमी, अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर 10+2 स्टूडेंट्स। कोविड-19 के बाद इकॉनमी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और जो बदलाव आएंगे इकॉनमी में, उससे हमारे आने वाले भविष्य में 10+2 करने के बाद कौन से करियर ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन सा कोर्स हमें ज़्यादा बेहतर भविष्य दिला सकता है। ये सब इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। हाउ इकॉनमी विल चेंज पोस्ट कोविड-19। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन लोग फिजिकल इंटरेक्शन बहुत कम कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। जैसे कि अभी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं होता या अगर कोविड-19 नहीं होता तो ये लॉकडाउन हम लोग वेबिनार की जगह सेमिनार कर रहे होते। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 इकॉनमी में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ज़्यादातर फिजिकल चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आने वाली इकॉनमी है उसको हम लोग न्यू इकॉनमी, वेब इकॉनमी या WWW इकॉनमी के नाम से जानेंगे या डिजिटल इकॉनमी के नाम से जानेंगे। और इस इकॉनमी में वो लोग सरवाइव कर पाएंगे जो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कोर्स को ऑप्ट करेंगे, वो लोग ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। जॉब सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, देखिए, जैसे कि हमें पता है कि वी आर ऑलरेडी फेसिंग वेरी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन रिसेंट पास। और अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है। मैक्सिमम सेक्टर में रिटेंचमेंट हुआ है, लोगों की जॉब चली गई है, सैलरी कट हो रही है, बड़े बड़े स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, डेट डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं। कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने अपनी स्कीम्स को रोक दिया है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बैंकों के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि उनके पास उन्होंने जो कर्ज दिए हैं, जो डेट दिए हैं, वो उसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक रिसेशन का दौर चल रहा है और इस दौर में डेफिनेटली जॉब्स एडवर्सली इम्पैक्ट हुई हैं। अगर हम फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और सर्वाइवल चाहते हैं अपना, तो डेफिनेटली हमें उन सेक्टर्स को चूज़ करना चाहिए जिन सेक्टर में ज़्यादा डिमांड आने वाली है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किन सेक्टर में फोकस आपको करना है, कौन से कोर्स करने हैं, किस कोर्स करने से आपको आने वाले समय में सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, ऑलरेडी बहुत सारा जॉब लॉस हो चुका है। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो कौन से फील्ड हो सकते हैं, कौन से फील्ड में डिमांड है, किस फील्ड में हमें अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, कौन से कोर्स करने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले अगर हम अपना इंडेक्स देखें, और क्योंकि किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है वो उस कंट्री का बैरोमीटर होता है, इकॉनमी का बैरोमीटर होता है। और इंडेक्स की परफॉर्मेंस देख के हमें पता लगा सकते हैं उस कंट्री की इकॉनमी क्या कर रही है। तो हमारे सामने स्क्रीन में निक्केई, डाउ जोन्स और FTSE 100 है। निक्केई बेसिकली जापान का इंडेक्स है, डाउ जोन्स अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है और FTSE ब्रिटेन या इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन बड़ी डेवलप कंट्रीज़ का अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट तेज़ी से क्रैश हुआ और इनके जो इंडेक्स हैं लगभग 35% माइनस तक चले गए। स्पेशली डाउ जोन्स 35% माइनस गया और वहाँ से इसने वी शेप रिकवरी दी है। अगर आप अगला पिक्चर देखें तो देखिए, डाउ जोन्स 28 मई के आसपास जहाँ से चला था लगभग वहीं पे वापस आ गया है। नैस्डैक, S&P, डाउ जोन्स ये सब काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए हैं। नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि इकॉनमी में फास्ट रिकवरी आई है, वी शेप रिकवरी है ये, और दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूज लिक्विडिटी पम्प बाय वेरियस सेंट्रल बैंक्स। फेड ने, अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, उन्होंने भी काफ़ी सारा लिक्विडिटी पम्प किया है, काफ़ी सारे पैकेज दिए गए हैं, और इंडिया ने भी 20 लाख करोड़ का एक मैमथ पैकेज दिया है ताकि इकॉनमी को सरवाइव किया जा सके, इकॉनमी को वापस रिवाइव किया जा सके। और इन्हीं सब पैकेजेस की वजह से दुनिया के काफ़ी सारे देशों के इंडेक्स आप देख रहे हैं कि वापस रिकवर हो गए हैं और हाई के आसपास वापस आ गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि रिसेशन या करेक्शन जितना रैपिड होता है, रिकवरी भी उतनी तेज होती है। और क्योंकि अब दुनिया में लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं, वापस सब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, तो इकॉनमी में रिकवरी भी हो रही है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किन सेक्टर्स में ज़्यादा फास्ट रिकवरी होगी, ताकि हम अपने आप को उन सेक्टर के लिए तैयार कर पाएँ। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो लंबे समय तक नुकसान झेलेंगे। उसमें से कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट एक सेक्टर होगा जिसमें बहुत तेज़ी से अभी कोई डिमांड नहीं आएगी, रियल एस्टेट में कोई डिमांड नहीं आएगी, लोग बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एविएशन, लोग विदेशों में उड़ान भरना, विदेशी यात्रा करना अभी पसंद नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट एंड होटल्स में भी वो जाना अवॉइड करेंगे। मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, सिनेमा घर, इन सब में भी बिजनेस कम होगा। लोग डिजिटल मीडिया पे एंटरटेनमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑटोमोबाइल्स में भी शायद अभी डिमांड नहीं आएगी। और बैंकिंग सेक्टर को भी इम्पैक्ट एडवर्स पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी लोन लिए हैं, जिन्होंने भी बोरोइंग करी है बैंक से, वो वापस उनको रीपे नहीं कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो बाउंस बैक कर सकते हैं बहुत तेज़ी से, जिसमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो, इन सब ने अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। इवन जोमेटो, स्विगी की डिलीवरी तो पहले ही हो रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, लोगों ने फिर से आना जाना, इधर उधर चलना शुरू कर दिया है। बस, ट्रेन वापस चलने लगी हैं, टैक्सी भी वापस चलने लगी हैं। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ये सब वापस रिकवर कर रहे हैं तेज़ी से। और हॉस्पिटल्स, मेडिकल, आयुष चिकित्सा पद्धति, ये सब जहाँ पे अभी हमें हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं, वो तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ और ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं था, और वो भविष्य के सेक्टर हो सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर है हमारे OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, जूम, जिसके थ्रू हम लोग अभी ये कर रहे हैं, वेबएक्स। तो ये सारी कंपनियां जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब कंपनियां लॉकडाउन से कोई खास इफेक्टेड नहीं हुई। और इवन इन सब कंपनियों की सेल्स और रेवेन्यू लॉकडाउन में बढ़ गया, क्योंकि इनका यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सेम विद टेलीकम्युनिकेशन, आपने देखा होगा, जब हम लोग घर पे रहे तो हम लोग ज़्यादा डेटा कंज्यूम किया है। जियो को फंडिंग पे फंडिंग मिल रही है। एक हफ्ते या एक महीने के अंदर उन्होंने 5-6 फंडिंग्स हासिल कर ली, और जिसमें से बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर इंक्लूडिंग फेसबुक जियो के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है। IT सेक्टर भी अच्छा कर रहा था। फार्मा में काफ़ी ग्रोथ आई है। इवन जब लॉकडाउन के पहले के जो इंडेक्स का लेवल था फार्मा का, उससे ये काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। यानी कि लॉकडाउन में इसमें ग्रोथ हुई है, नीचे रिसेशन या कमजोरी आने की जगह। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में भी अच्छा उछाल आया है। अगर हम इस ग्राफ से देखें तो ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो रेड लाइन है वो फार्मा सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन लाइन FMCG को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये येलो लाइन लार्ज कैप इंडेक्स इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारी ग्रीन लाइन जो है वो केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप अगर देखें कि ज़ीरो लेवल से इस समय हमारा फार्मा इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला गया, यानी कि अपने प्रीवियस लॉकडाउन के पहले के लेवल से भी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। FMCG और
केमिकल्स वो अपने लॉकडाउन के लेवल पे ही हैं, मतलब कोई खास एकदम करेक्शन आया फिर इन्होंने साफ रिकवरी दी। और लार्ज कैप इंडेक्स अपने हाई से या अपने न्यूट्रल लेवल से अभी नीचे चल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि केमिकल्स, एफएमसीजी, फार्मा, इन सब में अच्छी ग्रोथ आई है। इंडियन इकॉनमी के पास कुछ खास एडवांटेज हैं जिसकी वजह से आप अगर आगे चल के उन सेक्टर्स पे और उन कोर्सेज पे ध्यान देते हैं तो हमें एडवांटेज मिल सकता है। पहली बात ये, अमेरिका चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है जिसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा मिल रहा था, पहले भी थोड़ा बहुत मिल रहा था। जितना एडवांटेज हमें मिलना चाहिए वो हम नहीं ले पाए शायद अभी तक, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। एमएनसीज चाइना छोड़ नहीं है तो वो इंडिया, ताइवान और इस तरह के जो दूसरे देश हैं वहाँ पे वो अपना बेस बनाने के लिए सर्च कर रही हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लग्जमबर्ग से 3 गुनी ज़्यादा स्पेस आइडेंटिफाई करी है उनके लिए, ताकि वो मल्टीनेशनल कंपनियों को इंडिया में इनवाइट कर सकें। एमएनसीज अपने बेस को इंडिया में बनाना चाहती हैं और इंडिया में ऑलरेडी स्टार्टअप मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा था, वोकल फॉर लोकल कैंपेन, आत्मनिर्भर भारत और इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, इस सब की वजह से हमारी इंडियन इकॉनमी को फ़ायदा मिलने वाला है। और वो फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कि आप एक अप्रोप्रिएट कोर्स करें ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। ट्रेडिशनल कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम में जाने की जगह अगर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो कोर्स तरह का कोर्स करते हैं जिससे आपको आने वाले समय में आप इस एडवांटेज को इनकैश कर सकें। तो वो कोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि VSCF में हम लोग BBA BCA कोर्स ऑफर करते हैं और BBA कोर्स करके आप बैंक, एक्सपोर्ट कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिजनेस कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब में किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। और अगर आप BCA करते हैं तो आप डिजिटल मीडिया में, IT सेक्टर्स में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, इस तरह इन सब चीज़ों में काम कर सकते हैं और ये सारे सेक्टर आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो हम लोग जो BBA कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करते हैं डैम्स कॉलेज में, वो CSGM से एफिलेटेड है और एलिजिबिलिटी 10+2 विथ मिनिमम 45% मार्क्स। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं, वेबसाइट दे रखी है, आप जाके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पे फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।